तकरीबन 19-20 साल की थी, लेकिन दुख की बात ये है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं इसलिए डिसिप्लिन इंचार्ज हैं, या डिसिप्लिन इंचार्ज हैं इसलिए डिसिप्लिन्ड हैं। जब सामने नियमों को टूटता हुआ देखती हूँ और जब लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं तो 3:30 बजे मैं उसको सुने बिना खाना नहीं खाती थी। साहित्य भ्रष्टाचार का शिकार कहीं न कहीं हो चुका है। उन्हें लगता है फिल्म देख लेना ज़्यादा बेहतर है एक किताब पढ़ने से। मैंने बहुत सारे टीचर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने शायद ही अपने पूरे करियर में कोई एक किताब पढ़ी हो। कविता है वो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रही। आसमान में चांद निकलता है और अगर हम उसे नहीं देखें, एक प्रेमी उससे अपनी महबूबा की तुलना नहीं करे तो वो चांद व्यर्थ है। तो वैसे ही गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कला का किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एक खास स्थान होता है। कहते हैं जब इंसान मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है या अवसादग्रस्त हो जाता है तब कला ही उसे बचाती है। इसीलिए तो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि किसी ना किसी कला का दामन पकड़ कर रखिए। तो आज हम जिस शख्सियत के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो पेशे से तो अध्यापिका हैं, लेकिन दिल से कलाकार हैं। कविताएं लिखती हैं। रेडियो और टेलीविज़न की दुनिया में भी इनकी आवाज़ का जादू चल चुका है। पंजाब में ही नहीं, शिमला की हसीन वादियों में भी इनकी आवाज़ गूंजती रही है। मैं बात कर रही हूँ मैडम पूर्वा की। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कला का क्या स्थान है? ज़िंदगी में जो सांसों का महत्व है वही ज़िंदगी में कला का महत्व है। कोई भी इंसान, चाहे वो व्यवसायी है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे डॉक्टर है, सबके हाथ में कला होती है। बस कला को प्रकट करने का तरीका अलग होता है। जो इमारत बनाते हैं लोग वो भी कलाकार हैं। सड़कों पर जो मैं कह सकती हूँ कि जो ये ईंटें ढोते हैं वो भी कलाकार हैं। अगर वो सही तरीके से बैलेंस नहीं बनाएंगे तो वो एक साथ 15-20 ईंटें जो है वो नहीं उठा पाएंगे, तो वो भी एक कला है। तो हर चीज़ में कला है, उसे देखने और प्रकट करने का नज़रिया अलग है। तो मैम, आप कविताएं लिखती हैं, आप ज़्यादा कविताएं किस विषय पर लिखना पसंद करती हैं? सामाजिक और दार्शनिक। जी, तो थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएंगे कि सामाजिक और दार्शनिक में आप कौन कौन सी कविताएं लिखती हैं? मतलब आपके कौन कौन से पहलू होते हैं जिनको आप छू लेती हैं? ज़िंदगी का कोई भी आम सा पहलू, मान लीजिए हम बस स्टैंड पे खड़े हैं तो बस स्टैंड को, बस स्टॉप को ज़िंदगी से रिलेट करके, पानी की कोई बूंद आपके ऊपर अचानक गिरी। मैं इसी तरह से एक बार शिमला जा रही थी लुधियाना से, और जैसे ही बस पहाड़ी के ऊपर जस्ट अभी चढ़ी थी, पहला कदम उठाया तो बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की, और जो पहली बूंद जब हाथ पे गिरी तो उससे संबंधित छोटी सी कविता है। तो इसी तरह से ज़िंदगी से रिलेटेड छोटी छोटी कविताएं हैं। तो मैम, आपको याद है कि आपने पहली कविता कब लिखी थी? पहली कविता लिखी थी जब तकरीबन 19-20 साल की थी, लेकिन दुख की बात ये है कि वो डायरी मेरी गुम हो गई और मेरी पहली कविता मेरे पास नहीं है। उसका मुझे आज तक अफसोस होता है। मैम, आपके दिल के करीब कौन से कवि हैं? ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें आप पढ़ना, सुनना पसंद करती हैं? छायावाद के जितने कवि हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, मीराबाई हैं जिन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना था, तो ये लोग मेरे काफ़ी करीब हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं। तो और ख़ास तौर पे जो लोग थोड़े विद्रोही हैं, नागार्जुन की हम बात कर सकते हैं, बाबा नागार्जुन की। तो मुझे विद्रोही कविताएं पसंद हैं और लेख। आपने
कहा कि आपको विद्रोही कविताएं पसंद है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में भी विद्रोह आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, या ऐसी स्थितियां हुई हैं कि जब समाज कुछ और कहता है, परिवार कुछ और कहता है और आपके मन में विद्रोह पैदा होता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? अक्सर होता है। अक्सर इसलिए होता है क्योंकि मैं ज़िंदगी में नियमों को मानने में बहुत विश्वास करती हूँ कि अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक सेट नियम होते हैं, रूल होते हैं जो हमें ज़रूर मानने चाहिए। और मैं अपने स्कूल में क्योंकि डिसिप्लिन इंचार्ज भी हूँ, तो बच्चे भी कई बार पूछते हैं। एक बच्चे ने एक बार क्लास में सवाल किया कि मैम आप डिसिप्लिन्ड हैं इसलिए डिसिप्लिन इंचार्ज हैं या डिसिप्लिन इंचार्ज हैं इसलिए डिसिप्लिन हैं? क्या बात है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ें हैं कि अगर इंसान अगर कुछ है तो वो क्यों है। तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे वही बच्चे का सवाल कि आप डिसिप्लिन्ड इतनी क्यों हैं? डिसिप्लिन इतनी क्यों हूँ क्योंकि घर का माहौल, जो मेरी मदर हैं उनका काफ़ी इफ़ेक्ट रहा। उन्होंने हमेशा जो है, और मेरे पापा ने, मतलब ज़िंदगी को नियमों से जीना सिखाया है कि अपने उसूलों पे हमेशा टिके रहो। और इसीलिए कई बार जब सामने नियमों को टूटता हुआ देखती हूँ और जब लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं तो गुस्सा आता है मुझे। तो फिर विद्रोह करती हैं? हाँ, विद्रोह करती हूँ। अगर एक घटना सुनाऊँ मैं आपको, तो शिमला में जब अभी मेरी शादी नई नई हुई थी और हस्बैंड के ऑफिस में फंक्शन था एक, उस फंक्शन नाटक था एक्चुअली, हमने गोदान प्ले हुआ। और हुआ क्या कि जो वहाँ के डायरेक्टर थे, वहाँ चीफ गेस्ट थे, सब कुछ अच्छे से हो गया। और उसके बाद जब नेशनल एंथम हुआ तो उनका बेटा जो है वो एकदम से हॉल से बाहर निकल गया नेशनल एंथम चलते चलते। मैंने इंतज़ार किया कि वो ख़त्म हो जाए, और जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने उस लड़के को पकड़ा और अच्छे से झाड़ दिया। तो मतलब ये चीज़ें हैं, मुझे ये लगता है कि अगर हमारा राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान है तो सम्मान का भाव ज़रूर होना चाहिए, मतलब देशभक्ति इंसान के अंदर भरी होनी चाहिए। आपने शिमला की बात की है तो हसीन वादियों की हम भी बात करेंगे। कैसा था वहाँ का अनुभव? क्योंकि वहाँ पर आपने रेडियो और टीवी पर कई कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए हैं, तो उस अनुभव के बारे में बताएं। वो पहला अनुभव था टीवी पे और रेडियो पे काम करने का, और वो अनुभव बहुत अच्छा रहा। या ये कह सकती हूँ कि मेरे अध्यापन में भी उस अनुभव ने बहुत काम किया। थोड़ा सा जैसे नियमों में बदलाव, ज़िंदगी के जो नियम हैं, और खूबसूरती को देखना सीखा मैंने। तो मैम, आपको पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर रेडियो पसंद है या टेलीविज़न? रेडियो। जी, पूछना चाहेंगे कि रेडियो क्यों? रेडियो क्यों? क्योंकि देख तो बहुत लोग सकते हैं, लेकिन सुनकर जब हम चीज़ों को महसूस करते हैं तो वो ध्यान होता है। क्या? क्योंकि जब हम देखते हैं चीज़ें तो ध्यान भटकता भी है, लेकिन जब हम चीज़ों को सुनते हैं तो 100% कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगी तब तक हम ध्यान की प्रक्रिया में नहीं जाते हैं। और आपको हैरानी होगी जान के कि जब मैं क्लास में चैप्टर रिवाइज़ कराती हूँ बच्चों को तो टेबल पे कुछ भी नहीं रहने देती मैं। हाँ, मतलब मैं बिना किताबों के पढ़ाती हूँ और बच्चों को भी कहती हूँ कि किताबों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे सुन के याद रखो। मतलब उनको जो रिवीजन कराती हूँ तो कभी नहीं कहूँगी टेस्ट, कभी नहीं कहती हूँ कि आप घर से पढ़ कर आइए। 2-3 दिन क्लास में हम सिर्फ ऑरल रिवीजन करते हैं, और आपको हैरानी होगी कि बच्चे सुन के याद रखना सीख लेते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए रेडियो ज़्यादा पसंद है मुझे। तो मैम, रेडियो को मिस करती हैं क्योंकि अभी आप पूरा समय दे रही हैं अपने अध्यापन की ओर? बिल्कुल मिस करती हूँ। और जब मैं पढ़ती थी तो स्कूल से आने के बाद उस वक्त विविध भारती पे कार्यक्रम आता था 3:30 बजे, मैं उसको सुने बिना खाना नहीं खाती थी। रात को 11 बजे एक प्रोग्राम आता था, उसको सुने बिना मैं सोती नहीं थी। अच्छा, क्या बात है। तो मैम, फिर जैसे आपने शिमला में काम किया है, उसके बाद आप पंजाब आ गई, तो शिमला जो है वो बिल्कुल अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं। कहते हैं हिमाचल के लोग जो हैं वो बिल्कुल पंजाब के लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ का जो खान पीन, पहरावा, सभी एक दूसरे से भिन्न है। तो पंजाब और शिमला में आपको ज़्यादा कौन सा जो क्षेत्र है पसंद है?
हमेशा वो क्षेत्र पसंद होता है जहाँ अपने होते हैं, चाहे वो शिमला है, चाहे वो पंजाब है, जहाँ आपका परिवार है वो जगह आपके लिए सबसे बेस्ट होती है। ये बताइए कि अक्सर ही कहा जाता है कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए कोई लेख लिखता है, कोई कविता लिखता है, मगर अलग अलग विधाएं जो हैं वो प्रयोग में लाते हैं। आपको लगता है कि वाकई में आज के साहित्य में समाज की सच्चाई होती है, या साहित्य भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है? साहित्य भ्रष्टाचार का शिकार कहीं ना कहीं हो चुका है। अगर हम ये इनाम की बात करें, जो इतने अवार्ड्स मिलते हैं, वो भी मैं देखती हूँ कि वो लोग स्पॉन्सर करवाते हैं और उसके बाद फिर आपसे चार्ज करते हैं आपको अवार्ड देने के लिए। मेरे पास खुद कई जगह से ऑफ़र आए हैं कि अगर आप खुद को नॉमिनेट करना चाहती हैं तो करिए, और फिर मतलब फिर एक पर्टिकुलर फ़ीस है उनकी, तो वो आपको पे करनी पड़ती है, और जब आप पे करेंगे तो अवार्ड आपके नाम होगा। जी, उसके समाज में जो बुराइयां हैं कहीं ना कहीं साहित्य पर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ा है। मैम, अच्छा ये बताइए कि आज के समय में जो बच्चे हैं ना वो साहित्य से थोड़ा छूटते जा रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाती हैं, आपका क्या अभी तक का तजर्बा रहा है कि बच्चे वाकई ही साहित्य के साथ जुड़ रहे हैं या साहित्य को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं? बच्चे अब साहित्य को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और रीज़न यही है उसका कि अब बच्चों के पास बहुत कुछ अवेलेबल है देखने के लिए। उनके मीडिया ने उनको बहुत कुछ दे दिया है। ये जो हम कहते हैं कि पूरा विश्व जो है एक हो गया है, सो वो एक होने ने कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बहुत प्रभावित किया है। तो साहित्य से वो दूर होते जा रहे हैं, वो पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है फ़िल्म देख लेना ज़्यादा बेहतर है एक किताब पढ़ने से। एक किताब जो उपन्यास या कहानी है, अगर हम उसी कहानी को फ़िल्म बना देंगे तो बच्चे देखना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय किताब पढ़ने के। और दूसरा उसका कारण ये भी है कि माँ बाप नहीं पढ़ते, माँ बाप ने पढ़ना छोड़ दिया है, और इवन टीचर्स ने पढ़ना छोड़ दिया है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैंने बहुत सारे टीचर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने शायद ही अपने पूरे करियर में कोई एक किताब पढ़ी हो। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये बताइए कि आपने जो शिक्षा हासिल की है उसमें आपका, मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक ऐसा कॉलेज भी है जहाँ पर साहिर लुधियानवी ने भी शिक्षा हासिल की है, तो जब आप उस जगह पर गए कैसा अनुभव था वो? बहुत अच्छा अनुभव था। वो 2 साल जो ज़िंदगी के थे वो बहुत खुशगवार थे, मैं कह सकती हूँ। और सचमुच जब हम पहले दिन जब मैं वहाँ गई और एडमिशन हो गया मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वो जगह है जहाँ पर इतने महान कवि ने अपनी ज़िंदगी के दिन बिताए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आप वादियों में उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। बताइए कि परिवार का कैसे साथ रहता है, क्योंकि अक्सर कह दिया जाता है कि जो लेखक होते हैं उनको ज़्यादा इज्जत मान नहीं दिया जाता। घर परिवार वाले कहते हैं क्या लिखते रहते हो आप। तो आपके परिवार में चाहे आपके माँ बाप थे या उसके बाद आपकी शादी हो गई, तो कैसी प्रतिक्रिया रही है आपके लिए? पेरेंट्स ने तो खैर हमेशा साथ दिया ही। मम्मी ने काफ़ी मोटिवेट किया, मेरे फादर भी, मतलब उन्होंने छूट दे रखी थी कि आपको ज़िंदगी में जो करना है वो करो। उन्होंने कभी हम पे कोई रोक टोक नहीं लगाई। और जहाँ तक रही शादी के बाद, तो आपको शायद हंसी आएगी या हैरानी होगी कि जब मैं अपने हस्बैंड से जब पहली बार हम मिले थे, जब मिलने आए थे वो पहली बार, तो उन्हें ये पता था कि मैं लिखती भी हूँ। तो उन्होंने मेरी एक पोइट्री पढ़ी, और अब पता नहीं मजाक में या सच, आई डोंट नो, वो ये कहते हैं कि तुमने कविता पढ़वा के मुझे फंसा लिया, नहीं तो तुमसे शायद मैं शादी नहीं करता। तो आपके लिए तो आपकी कविता जो है एक अच्छा काम कर गई। ये मेरी जो कविता है वो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रही, और मुझे गर्व महसूस होता है ये कहने में कि मैं उन स्त्रियों में से हूँ जिनके पति उनका साथ देते हैं। ये कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन मैं अपने लिए ये कहूँगी कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है। एक थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है, वो ये है कि कहते हैं कि लेखक बनकर या लेखिका बनकर घर नहीं चलता,
पैसे नहीं आते, ये आपका शौक़ हो सकता है पर ये पेशा नहीं हो सकता। अगर हम किसी को कहेंगे कि हम लिखते हैं, हम लेखक हैं, तो घर कैसे चलेगा? या उन लोगों की जो लड़के लिखते हैं, अगर वो कहें कि हम लेखक हैं, तो उनकी क्या शादी जो है आसानी से हो जाएगी? तो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक गंभीर मसला है, क्या हम लेखक बनकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं? ये मसला आज से नहीं है, सदियों से है। अगर हम पुराने समय की भी बात करें तो उस समय भी हम देखें, अगर हम प्रेमचंद जी की बात करें तो उन्होंने इतना अच्छा लिखा, उसके बाद भी बहुत सारे लेखकों ने लिखा, चाहे हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात करें, तो इन लोगों की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पुरातन संस्कृति चली आ रही है कि लिखने वालों को उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता, और कहीं मान सम्मान मिल भी तो वो इतना धन अर्जित नहीं कर पाते हैं कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। मैम, इसके पीछे आपको कारण क्या लगते हैं? पढ़ने वाले कम हैं, कदर करने वाले कम हैं। अगर हम ये कहें कि आसमान में चांद निकलता है और अगर हम उसे नहीं देखें, एक प्रेमी उससे अपनी महबूबा की तुलना नहीं करे, तो वो चांद व्यर्थ है। तो वैसे ही जो लेखन है, अगर पढ़ने वाले नहीं हैं, कद्रदान नहीं है, तो आपका लेखन व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात आपने कही। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि आज के समय में जो साहित्य पढ़ने की रुचि है वो लोगों में कम होती जा रही है। लोग किताबें खरीदते नहीं हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं, और किताबें गिफ्ट में भी बहुत कम लोग देते हैं, जिसके कारण जो है ये समस्या आ रही है। मैम, अध्यापन में आपने बहुत साल बिताए हैं, तो कुछ ऐसे यादगार अनुभव भी रहे होंगे जब आप अकेली होती हैं, जो मुस्कुरा देती होंगी, या आपकी कविताओं में भी आपके स्कूल की क्या यादें या आप पढ़ाती हैं बच्चों से संबंधित कुछ चीज़ें या विषय आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि तकरीबन 25 साल से पढ़ा रही हूँ, तो उन बच्चों को मिस करती हूँ जिनके साथ इतने सुनहरे पल बिताए। पर ये भी थैंकफुल है हम आजकल मीडिया के भी, और ये कह सकते हैं कि फेसबुक के, कि अब वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है उन बच्चों से जुड़ के, और एक गर्व महसूस होता है कि आज हमारे पढ़ाए बच्चे समाज में नाम कमा रहे हैं और सम्मान पा रहे हैं। मैम, आपने एक सोसाइटी भी बनाई है, ज़रा उसके बारे में बताएं। मेरी जो संस्था है, साहित्यिक संस्था, उसका नाम है गूंज अभिव्यक्ति भावों की, और ये संस्था अभी मार्च में ही 2021 मार्च में मैंने शुरू की है। इस संस्था को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसे तो बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर उन लोगों को मौका मिलता है जो ऑलरेडी किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं वो स्थापित हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, जो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी घुटनों के बल चल रहे हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाता। तो मेरी संस्था में काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हैं जो पहली बार किसी संस्था से जुड़े हैं, और मुझे अच्छा लगता है ये कहते हुए कि धीरे धीरे जो संस्था है वो नाम कमा रही है। और साथ ही हमने संस्था में बच्चों के लिए भी एक ग्रुप स्टार्ट किया है, यूथ विंग, तो वो भी 5 साल से 23 साल के बच्चे हैं, तो उन्हें हम मंच प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ जो दूसरा उद्देश्य है कि साहित्य के जरिए जो है सोशल वर्क करना, तो जैसे ही मेरी संस्था अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है तो वो पूरा हो जाएगा, तो हम अनाथ आश्रम में और वृद्ध आश्रम में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बच्चों में बहुत टैलेंट है, बुज़ुर्ग हैं जो टैलेंटेड हैं, तो उनको सिखाएंगे और उनसे सीखेंगे। तो ये उद्देश्य है कि साहित्य के जरिए समाज सेवा। बहुत अच्छी बात है। मैम, एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि जो हिंदी की अध्यापिका होती है ना, उनके बच्चों को हिंदी पसंद नहीं होती। मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो हिंदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें हिंदी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका कैसा अनुभव है? घर में बच्चे पढ़ते हैं हिंदी? मेरी बेटी की भी हिंदी कमज़ोर है पर उसका शायद कारण ये है, ख़ास तौर पे पंजाब में, कि पंजाब यहाँ पर मुख्य भाषा नहीं है हिंदी यहाँ की, तो इसका असर फिर बच्चों पर भी होता है। तो शायद ये एक कारण है कि बच्चे हिंदी पढ़ना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। आपकी बेटी जो है वो आपकी कविताओं को सुनती है, पसंद करती है?
पसंद भी करती है और क्रिटिसाइज भी करती है। वाह, क्या बात है। हाँ, तो वो सबसे पहली श्रोता मेरी वही होती है। तो वो सुनती है और फिर जहाँ उसे लगता है वो क्रिटिसाइज भी करती है। तो क्या उन्हें भी लिखने का शौक है? हाँ, उसे भी लिखने का शौक़ है और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस उम्र में वो है, मैं जब उस उम्र में थी तो उतने अच्छे भाव प्रकट नहीं कर पाती थी जी। तो वो मुझसे बेहतर कहीं लिखती है। अच्छा मैम, ये बताइए कि कभी कभी कड़वे अनुभव भी होते हैं ज़िंदगी में। कभी कभी जैसे आपने कहा कि आप में विद्रोही भावना है, जब आप देखती हैं कि नियमों का उल्लंघन होता है तो आप में गुस्सा आता है। क्या ज़िंदगी में कुछ और ऐसे अनुभव रहे हैं कि आपको बहुत गुस्सा आया हो, आपके मन में ही दब गया हो और आपने कविता के ज़रिए बाहर निकाला हो? आप बोलना चाहती थी लेकिन किसी कारण आप वहाँ बोल नहीं पाई, लेकिन फिर आपने वो गुस्सा, आक्रोश, सारा कुछ कविता के ज़रिए बाहर निकाल दिया। ऐसा हुआ है कभी? अक्सर होता है, परिवार में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और ख़ास तौर पे नौकरी में बहुत बार ऐसा हुआ है। आप अपने बॉस से बहस नहीं कर सकते, उन्हें कुछ कह नहीं सकते, तो वो चीज़ें जो हैं कविता के रूप में निकली हैं और किताब में भी छपी हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन होता है तो उस कविता के माध्यम से अपनी बात कह देती हूँ और बात कही भी जाती है और बच के भी निकल जाती हूँ। ये अच्छा तरीका है। तो मैम, अब आपसे एक कविता सुनना चाहेंगी जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो मैं आपको वो कविता सुनाती हूँ जो मैंने अपनी एंगेजमेंट के बाद अपने पति के लिए लिखी थी। क्या बात है। तो कुछ सवाल थे मेरे मन में और जो मैं उनसे कहना चाहती थी, लेकिन जैसा कि भारतीय परिवेश में आपको पता है हम लोग इतना नहीं खुलते, तो ये बात मैंने अपनी कविता के जरिए उन तक पहुँचाई थी। कविता का शीर्षक है रिश्ते। मेरे मन के आंगन में नश्वरता के लिए स्थान नहीं, रिश्तों की अनश्वरता की प्रक्रिया से गुजर सकते हो तो ही मेरे मन के आंगन में उगने का साहस रखना, क्योंकि रिश्तों की पौध यूं ही नहीं पनपती। माफ़ी का पानी, बुराइयों को पचाने की सशक्त खाद चाहते हैं ये। आकांक्षाओं की महत्ता की धूप चाहिए इन्हें, सीमित भूमि में नहीं पनपते रिश्ते, फैलने को इन्हें विस्तृत आकाश चाहिए। तभी ये पौध पेड़ बनते हैं, समय आने पर फूलते फलते हैं। अपनाना चाहते हो मुझे तो पूर्ण रूपेण अपनाना होगा, क्योंकि मैं मात्र मैं नहीं हूँ, संघात हूँ अनेक आत्माओं का, जिनकी हैं अपनी खुशियाँ और गम। कर सकते हो अगर ये अग्नि स्नात, तो ही मेरे मन के आंगन में उगने का साहस रखना। क्या बात है, बहुत खूब मैम। तो फिर इसका जवाब आया था? इसका जवाब आपके सामने है। तो हम साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि ये साथ हमेशा बना रहे, आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो हमेशा बनी रहे, और आप जो कला के साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरे लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, ये प्रयास हमेशा जारी रहे, सफ़र रहे। मैडम, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को पढ़ने की ओर लगाइए, किताबें पढ़ने की ओर लगाइए, क्योंकि कला एक और साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी अकेला नहीं होने देती और आपको पथभ्रष्ट नहीं होने देती। अगर आपके पास ज्ञान आपको एकत्रित करना है या आप अकेले हैं, तो किताबें आपकी सबसे बड़ी साथी हैं, ये कभी आपको धोखा नहीं देती। तो ज़िंदगी में ये जो हम शायरी पढ़ते हैं धोखे पे, अगर लोग पढ़ना शुरू कर दें तो शायद रिश्ते संवरने शुरू हो जाएंगे। जी, बहुत वाकई ही मैंने भी कहीं पढ़ा था कि अगर हमने अच्छा इंसान बनना है तो ज़रूरी है साहित्य को पढ़ना, क्योंकि साहित्य हम में मानवीय गुण भरता है। तो आज की जो इंटरव्यू है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहली बात कि कला के साथ हमेशा जुड़कर रहना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हम किताबों से दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे समस्याएं हमारे जीवन में आती जा रही हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो दुनिया है खुशहाल रहे। इसी आशा के साथ आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।